हेलो एवरीवन, आप सभी का अपना चैनल पे स्वागत है। आज जो हम बताने वाले हैं ये है आपका अव्यू, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अध्याय 3 एनसीईआरटी बुक से हिंदी मीडियम का बुक है। अब इसमें अव्यू आज पढ़ना है। अव्यू आज जो हम लोग पढ़ाने वाले इसमें आप लोग ध्यान से देखिए। और ये अव्यू बहुत इजी चैप्टर है और इससे भी एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जाता है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और सभी सवाल आपसे बहुत आसानी पूर्वक बनेगा। पहले इसमें हम लोग समझ लेते हैं कुछ इसका बेसिक पार्ट को, तब इसके चैप्टर में चलेंगे हम लोग आगे। फिलहाल इसके जस्ट आगे हम लोग चलें। जैसे हुआ मैट्रिक्स, अव्यू। अव्यू के बारे में कुछ बात को सीख लेते हैं। अव्यू जैसे कि कोई भी रेट या कोई भी पुस्तक का एक प्रकार से कलेक्शन को दर्शाता है। उसमें जैसे कि रेट हो, पुस्तकों की संख्या और पुस्तक के बारे में बताता है। तब इस अव्यू को हमको समझना है। तब अव्यू के बारे में कुछ बेसिक सा जानकारी देखिए। जैसे बोला जाता अव्यू, अव्यू मतलब मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यहाँ पे अव्यू मैट्रिक्स के बारे में, अब इसमें जैसे कि ध्यान दिया जाए, कुछ होता है कि कुछ किसी का नाम ले लीजिए, एज जैसे हो कि राम। राम राम जो है जाके एक दुकान पे गया, ये मान लो कुछ बुक भी खरीदा होगा या कुछ पेन खरीदा होगा। पेन खरीदा तो यहाँ पे जो मान लिया जाए कि राम ने अगर 10 बुक खरीदा और 15 कलमें खरीदी। अब एक यहाँ पे अगला पर्सन आ गया मोहन। मोहन मोहन जो है यहाँ पे 12 बुक खरीदे और 5 पेन खरीदे। अब इसी जगह अगर मान लो आ गया सोहन। सोहन सोहन जो यहाँ पे आके 20 बुक खरीदे और यहाँ पे मान लिया जाए कि 12 पेन खरीदे। अब ये जो क्रम चल रहा है, ये क्रम, तो यहाँ पे ये किसका क्रम था? तो ये था नेम। ये क्या था? तो नेम। किसी भी पर्सन का ये नेम बता रहा था, ये बुकों का संख्या बता रहा था और यह पेन बता रहा था। तो पेन बता रहा था, तो अब इसमें समझा जी, ये जो हुआ ये हो गया पहली पंक्ति। पहली पंक्ति। अब इसी जगह अगर ये पूछा जाए, ये हो गया दूसरी पंक्ति। क्या हो गया? तो दूसरी पंक्ति। अब ये क्या है? तो ये हो गया तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति। तो यहाँ पे पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। अब यहाँ पे जैसे स्तंभ बताना हो, तो ये सभी नाम जो है, नाम आ गया पहला स्तंभ। तो यहाँ पे ये जो हुआ ये है दूसरा स्तंभ। ये जो है ये हो गया तीसरा स्तंभ। इसी तरह से तो जो भी वर्टिकल लाइन है ये सब स्तंभ कहलाएगा। और जो भी एक क्षैतिज में, मतलब जो ऊर्ध्वाधर है, ये स्तंभ कहलाएगा और जो क्षैतिज में है ये पंक्ति कहलाएगा। अब अगर बोला जाए, जैसे हम लोग बता दे रहे हैं, जिसे बोलेंगे पंक्ति। पंक्ति के बदला में कहीं लिख देंगे रो। और अगर लिख देंगे रो, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं समझना है कि रो क्या होता है, यहाँ पे पंक्ति क्या लिख दिया, तो नहीं। तो यहाँ पे जो होगा तो रो, या कहीं स्तंभ लिखा हो तो स्तंभ को इंग्लिश में लिख सकते हैं कॉलम। कॉलम।
तो कॉलम, तो यहाँ पे समझना है कि पंक्ति को रो और स्तंभ को कॉलम। तो इसी के आधार पे आप आगे हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं, मतलब एक अव्यूह बनाते हैं। अब उस अव्यूह के तौर पे आपको बताते हैं कि ये अव्यूह का क्या कहना होता है। तो ये अव्यूह का क्या कहना है, ध्यान दिया जाए। अब एक लेते हैं x। अगर x जो है, x में अगर एक टर्म लेके चलते हैं कि 2 3 4 5 6 3 1 7, ये हो गया। और कभी भी अव्यूह को बड़ी ब्रैकेट से सूचित किया जाता है, तो बड़ी ब्रैकेट से इसको जो दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे अब पूछा जाए ये कितने पंक्ति का है, तो इसमें कितना पंक्ति है, तो 1 और 2, तो 2 पंक्ति। इसी ये कितने कॉलम का है, तो 1 2 3 4, तो 4। अब यहाँ पे इस अव्यूह की अगर कोटि पूछा जाता कि बताओ कि इसका कोटि क्या है, तो कोटि है 2 क्रॉस 4। कोटि क्या हुआ, 2 क्रॉस 4, तो इसका जो है कोटि निकल के आया 2 क्रॉस 4। अब इसी का अगर अवयव को दर्शाना, इस अवयव को हम लोग अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इस अवयव को ध्यान दिया जाए। अवयव को दर्शाने के लिए इसको लिखा जाता है A11 A12, इसको बता देंगे ये क्या है, A13 A14, 4 है। A21 A22 A23 A24। यहाँ पे एक बात ये भी समझा जाए, जैसे कि लिखे यहाँ पे A11 A11, तो A11 में फर्स्ट वाला जो है ये किसको बताता है, तो ये पंक्ति को बताता है। और ये पिछला स्तंभ को बताता है, किसको, तो स्तंभ को तो ध्यान दिया जाए। इसका क्या कहने का मतलब है, ये 11 लिखने का मतलब फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट कॉलम के जगह पे है। इसका कहना है कि हम फर्स्ट पंक्ति में है लेकिन सेकेंड कॉलम में बाढ़ है। और यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट पंक्ति तीसरा कॉलम, फर्स्ट पंक्ति चौथा कॉलम। यहाँ पे हो गया सेकेंड पंक्ति फर्स्ट स्तंभ। अब यहाँ पे हो गया सेकेंड पंक्ति सेकेंड कॉलम, सेकेंड पंक्ति थर्ड कॉलम, यहाँ पे सेकेंड पंक्ति फोर्थ कॉलम। इस प्रकार से ये होता है। इसमें पूछा जाता है कोटि, तो 2 क्रॉस 4 का कोटि है। तो अब यही हो गया यहाँ पे पंक्ति स्तंभ। अब तो आपको पूछा जाए कि अव्यूह की कोटि क्या होगा, तो पहले इसमें पता करना कि कितना पंक्ति का है। ये कितना पंक्ति का था, तो 1 और 2 पंक्ति का था। अब इसमें पूछता है कि कितना ये कॉलम का है, तो 4, 1 2 3 4, तो 2 क्रॉस 4। तो इसका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हुआ, मतलब अव्यूह की कोटि क्या हुआ, तो अव्यूह की कोटि हो गया 2 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 4। और यही पंक्ति को जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसी को लिख दिया जाता है ए आई जे। तब ये आई जो है किसको बताता है और जे किसको बताता है, तो आई बताता है पंक्ति को, आई बताता है पंक्ति को, और जे बताता है स्तंभ को, किसको, स्तंभ को। इस पे भी ध्यान देना है ताकि हमें कुछ आगे प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें अब अव्यूह के प्रकार को बताते हैं कि अव्यूह का प्रकार क्या है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अव्यूहों के प्रकार, अव्यूहों के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे होगा CES, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ पार्ट है, इसमें कि बताया गया पहला जो है यहाँ पे, पहला वो है स्तंभ अव्यूह। कौन सा अव्यूह, स्तंभ अव्यूह। स्तंभ अव्यूह इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, कॉलम। तो कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं।
तो हमें समझ में आना चाहिए कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स क्या, ये एक प्रकार का स्तंभ व्यू, नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे नाम क्या बताया जा रहा है, नाम बताया जा रहा है कि स्तंभ व्यू, हमें स्तंभ व्यू को बताना है। जैसे बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान दिया जाए, बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल है कि ए इक्वल टू 0√3 - 1/2। इसमें कितना पंक्ति है, तो 1 2 3 4, ये हो गया 4 क्रॉस, कॉलम कितना एक है, तो 4x1 का कोटि एक स्तंभ व्यू है। और इसका जो एक व्यापकता रूप से अगर लिखा जाए तो यही जो इसमें क्या है, ये कॉलम है, इस कॉलम को जो सूचित करता है, इसमें हम लोग डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं, ये जो है कोटि का किस कोटि का ये स्तंभ व्यू है, ये जो है 4x1, 4x1 कोटि का स्तंभ व्यू है। और इसी बात को अगर कॉर्ड के अगर अप्रोच में, अब यहाँ पे इसी 4 को क्या मान लेते हैं, m×1, m×1 मतलब ये m×1 का मतलब क्या है कि जब भी होगा स्तंभ व्यू, उसमें स्तंभों की संख्या 1 ही होगा, लेकिन ये m का मान चेंज होते रहेगा। हो सकता है इसमें स्तंभ, सॉरी इसमें पंक्ति एक हो, मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है इसमें दो हो सकता है तीन हो, लेकिन इसमें क्या है चार, 1 2 3 और 4, इसमें 4 पंक्ति है, इसीलिए यहाँ 4x1 लिखे। लेकिन अगर स्तंभ व्यू होगा तो यहाँ पे 1 ही होगा, और यहाँ पे m का मान चेंज होते रहता है। m का मान हो सकता है कभी 2 हो, कभी 3 हो, कभी 4 हो, 5 भी हो सकता है। तो यही है, तो अगर स्तंभ व्यू बोला जाए तो स्तंभ एक हो और पंक्ति कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 सब चलेगा। अब इसी में अब इसका दूसरा देखा जाए, दूसरा है पंक्ति व्यू, दूसरा है पंक्ति व्यू। अब पंक्ति व्यू इसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स, अब इसमें जो इसी चीज को पलट दो, हो सकता है जैसे मान लो अगर ए बराबर, इसी को अगर पलट देते तो ऐसा लिख सकते हैं 0√3 - 1/2। तो जब इसमें था ये स्तंभ अभी, तो इसमें एक स्तंभ होना चाहिए और पंक्ति कुछ भी हो सकता है। और यह है जब पंक्ति अव्यू, इसमें पंक्ति एक होना चाहिए और रो कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 जो हो। तो अब इसमें अगर पूछा जाए तो हम लोग इसे भी बोल सकते हैं कि 1x4 कोटि का पंक्ति व्यू है। अब इसको भी अगर हम लोग एज ए कांस्टेंट के तौर पर लेंगे तो 1x m, तो m होता है तो m पहले दर्शाने का काम करता है, इसमें कॉलम को, सॉरी इसमें दर्शाने का काम करता है पंक्ति को, और इसमें जो है ये पिछला पार्ट, उस पिछले पार्ट को क्या दर्शाया जाता है, तो n, तो यहाँ पे लिखेंगे 1x m। तो यही 1x n जो है ये क्या बताता है, अगर स्तंभ अव्यू होगा तो उसमें पंक्ति कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्तंभ एक होगा। जब पंक्ति अव्यू होगा तो उसमें पंक्ति एक होगा, स्तंभ एक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो सब चलेगा, लेकिन इसमें पंक्ति एक ही होना चाहिए। इसीलिए देखो तो इसमें पंक्ति एक है, लेकिन इसमें स्तंभ 1 2 3 4, तो 1x4, और यही 1x4 इसका कोटि हो गया, इसका कोटि हो गया। इस पे भी ध्यान देना है हमें, इसका क्या कोटि होता है, क्या कैसे होता है, हर बात पे ध्यान दे के चलना है ताकि कहीं हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसी में देखा जाए इसका तीसरा, तीसरा जो कह रहा है वो है एक वर्ग व्यू। क्या है, तो वर्ग व्यू, जिसको कि बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स।
ये कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही स्पष्ट, स्क्वायर मतलब इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई समान होना चाहिए मतलब इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या, जैसे मान लो अगर ए बराबर, इसको बना रहे हैं, इसमें अगर लिखते हैं 2 3 -5 6 -2 -1 3 4 3। अब इसमें ध्यान दिया जाए, अब ये जो है ये कितने का उस कितने का है, तो इसमें 1 2 3, तीन गो पंक्ति होगी, इसमें स्तंभ कितना 1 2 3 3। अब इसमें जो 3 × 3 है, इसमें जो है पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए तो उसे क्या बोल देंगे, तो इसको बोल देंगे ये एक वर्ग अवयव, मतलब इसमें जो है इसको बोल सकते हैं 3 × 3 कोटि का वर्ग अवयव है। तो मतलब इसमें अगर वर्ग अवयव है, इसमें ध्यान देना है कि हो सकता है अगर ये पंक्ति की संख्या 2 हो तो कॉलम की संख्या भी 2 ही होगा, तब वो वर्ग अवयव होगा। अगर ये 3 है, ये भी 3 ही होना चाहिए तब वर्ग अवयव होगा। अगर इसमें 4 है, ये भी 4 होना चाहिए, ताकि 4 × 4 हो तो ये भी वर्ग अवयव होगा। वर्ग अवयव में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होता है, इसीलिए कि हम इतना मान सकते हैं कि m×n जो होता है वर्ग अवयव में m बराबर n होता है, क्योंकि ये इसमें m और मतलब कि पंक्ति की संख्या और वर्ग की संख्या बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि वर्ग अवयव में पूछा जाए, वर्ग अवयव अगर है m×n का, तो क्या वो m = n होगा, तो यस होगा, क्योंकि उसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान है। अगला देखा जाए कि 4 नंबर, अगला 4 नंबर का आता है विकर्ण अवयव। नंबर 4 में कहता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। और ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है, इसी डायगोनल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अब ये क्या कहता है, ये कहता है एक वर्ग अवयव है, ये भी एक वर्ग अवयव ही होगा। विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण में अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। मतलब ये विकर्ण अवयव कैसे कहलाता है, पहले ध्यान दो। मान लो कि कोई एक अवयव है, इसमें ये 3 है, ये 0 0, ये 0, यहाँ पे 4 है, 0 0 0, यहाँ पे मान लो कि कोई भी 2 ही है, ये भी एक प्रकार का वर्ग अवयव ही होता है, वर्ग अवयव होगा। लेकिन वर्ग अवयव तो होगा ही होगा, और ये कितने कोटि 1 2 और 3, तो 3 × 1 2 3 3। इसमें जो डायगोनल ये कोना कोनी, जो इसी को विकर्ण बोलते हैं, जो एक तिरछी खिंचा जाता है, या तो ऐसे या तो इधर से ऐसे। इसके डायगोनल में अंक होना चाहिए, डायगोनल के सिवाय शेष सभी अवयव 0 होना चाहिए। जैसे ले लो यहाँ से यहाँ, जैसे कि अगर इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दें, अगर इसको इस तरह से मिला दें, इसे डायगोनल के सिवाय शेष, इसका भी 2 अवयव 0, इसका भी 2 शेष अवयव 0, इसका भी 2 शेष अवयव 0, इसका डायगोनल में अंक होना चाहिए, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 3 का ये 3 × 3 कोटि का ये विकर्ण अवयव है। कौन सा अवयव है, विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव है। अब इसी में एक अगला है, अगला को भी लिखा जाए, यह है 5 नंबर। अगला 5 नंबर है अदिश अवयव। अदिश अवयव, अब अदिश अवयव मतलब स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर
मैट्रिक्स। अगर स्केलर मैट्रिक्स, अब ये क्या कहता है, कहता है एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाते हैं, इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। इसमें देखो तो इसका विकर्ण का अवयव समान है तो नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 है, मतलब कुछ भी हो सकता है, सिर्फ विकर्ण में होना चाहिए, ये विकर्ण अवयव। और इसका कहना है कि जो भी आएगा वो सभी का विकर्ण क्या होना चाहिए, एक समान। जैसे मान लो √2 हो, 0 हो, 0 हो, 0 √2, 0 0 0 √2। अब इसमें ध्यान दो, ये ये भी डायगोनल ही है, डायगोनल, लेकिन इस डायगोनल में जितना भी अवयव है सभी एक समान है, सभी एक समान है। इसे क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे 3x3 कोटि का अदिश अवयव है, अदिश अवयव है। ये विकर्ण अवयव में विकर्ण ही होगा, लेकिन इसका सभी अवयव अलग अलग हो सकता है, लेकिन अदिश अवयव में इसका विकर्ण अवयव को ही अदिश अवयव बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका सभी अवयव समान होगा। तो अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या विकर्ण अवयव एक अदिश अवयव होता है, तो नहीं, लेकिन एक अदिश अवयव विकर्ण अवयव होता है, तो यस। अब इसमें जो है 6 नंबर पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट है समकव्य। समकव्य, और इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं कि यह है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी का मतलब हो जाता है वन हो जाता है, तो कहता है एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं, शेष अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, तत्समक अवयव कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, एक वर्ग अवयव है, पहले नंबर तो ये एक वर्ग अवयव भी होगा जिसके विकर्ण के सभी अवयव तो 1 होते हैं तथा शेष सभी 0 होते हैं, तत्समक अवयव कहलाते हैं। यहाँ पे देखा जाए किसका क्या है, सभी विकर्ण 1 1 है, इसीलिए किसको क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव। तब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मान लिया जाए A 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी एक प्रकार क्या है, 3x3 का अवयव है। अब इसमें देखा जाए कि अब इस अदिश अवयव में यहाँ √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, इस तरह से इसमें डिजिट बढ़ते चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या -1 -1 -1 -2 -2 चलते रहे। लेकिन इसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं था कि यहाँ पे एक ही होगा, लेकिन जो तत्समक अवयव होगा इसमें इसका रिक्वायरमेंट है कि इसका जो विकर्ण होगा वो एक एक ही होगा। तो ये भी क्या है, ये है 3x3, 3x3, 3x3 कोटि का तत्समक अवयव है। ये क्या है, ये 3x3 का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। अब इसी में ध्यान दीजिए, लास्ट है 7 नंबर लास्ट है, जो कि एक है शून्य अवयव। कौन सा अवयव, शून्य अवयव, शून्य अवयव। शून्य अवयव को क्या बोला जाता है, तो जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अगर जीरो मैट्रिक्स, यहाँ पे ध्यान दो, जीरो मैट्रिक्स में कहना एक अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य है। अब जैसे ये ए हो गया, इसमें इसका सभी अवयव शून्य, तो 0 0 0 0 0 0 0 0। ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, तो ये 3x3 का। इसमें एक भी अवयव डिजिट में नहीं है, सभी अवयव 0 है, तो जिसका सभी अवयव 0 हो जाए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे 3x3 कोटि का शून्य अवयव है।
शून्य अवयव है। तो अब इसका जो बताया गया 3x3 कोटि का शून्य अवयव है। अब इसमें देख लें सभी अवयव 0 0 है, तो यहाँ से एक बार पुनः फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखा जाए। स्तंभ अवयव में एक स्तंभ होना चाहिए, पंक्ति कितनों रहे मतलब नहीं है, कितना भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पंक्ति अवयव हो तो पंक्ति एक होना चाहिए, शेष में स्तंभ एक हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्ग अवयव में पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, जब 3x3 जब बराबर होगा तो m क्रॉस n का मान क्या होगा, वर्ग अवयव में बराबर हो जाएगा। फिर इसी में ध्यान दिया जाए। कहता विकर्ण अवयव में शेष सभी अवयव 0 होना चाहिए, लेकिन विकर्ण में अवयव होना चाहिए। तो इसमें विकर्ण में है तो, लेकिन ये भी इसमें नहीं है कि ये सभी अवयव समान होना चाहिए, ये सभी अवयव चेंज हो सकते, लेकिन सिर्फ विकर्ण में डिजिट हो, शेष सभी 0 हो। अदिश में विकर्ण में सेम हो, बाद में शेष सभी 0 होती है, अदिश अवयव एक प्रकार का विकर्ण अवयव है। तत्समक अवयव में कहना है कि इसका विकर्ण जो है 1 1 होना चाहिए, शेष सभी अवयव 0 होना चाहिए, तो इसे हम तत्समक अवयव बोलेंगे। यहाँ पे कहता है शून्य अवयव में सभी अवयवों का मान शून्य हो, तो उसी को हम लोग शून्य अवयव कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। तब इसी के उपरांत आगे अब एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 है। तो फिलहाल इसका थ्योरी इतना ही था। तो प्रयास करते हैं कि आप लोगों को थ्योरी अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग पहले इस थ्योरी को एक बार अच्छे से रिवाइज कर कीजिए, समझिए। इसके उपरांत जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जैसे हम आपको मिलते हैं, एक्सरसाइज 3.1 को बता दिया जाएगा कि 3.1 कैसे बनेगा। तो आप लोग पहले इतना थ्योरी को रिवाइज कीजिए। अगर आप लोगों को थ्योरी समझ में आ गया तो प्रयास करते हैं कि हम लोग अच्छे से आपको समझा पाए। और इसमें एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है, फिलहाल जैसे देखिए 3.1 तो पहले जब स्टार्ट करेंगे तो नोट कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिख देगा किसी अवयव में मान लिया जाए कि बोला गया किसी अवयव में 12 अवयव है, किसी अवयव में 12 अवयव है, किसी अवयव में 12 अवयव है। कहता है कि इसका संभव कोटि क्या हो सकता है, मतलब इसको कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो अब इसमें जो है, इसमें अगर पूछा जाए संभव कोटियां, अगर संभव कोटियों की अगर बात करें तो सबसे पहले ध्यान दें, हो सकता है एक पंक्ति बना लें और 12 गो कॉलम बना दें, हो सकता है 2 गो पंक्ति बना के 6 कॉलम बनाए, हो सकता है 3 पंक्ति बना के 4 कॉलम बनाए, ऐसा भी तो हो सकता है 4 पंक्ति बनाए 3 कॉलम हो, ऐसा भी तो हो सकता है 6 पंक्ति बनाए और 2 कॉलम हो, ऐसा भी तो हो सकता है 12 पंक्ति बनाए और 1 कॉलम हो। तो इस तरह से संभव कोटियों की संख्या। अब ये जो है, अब इसका पूछा तो कितना संभव कोटियां, एक यहाँ है, 2 3 4 5 6, यहाँ पे पूछा संभव कोटियों की संख्या इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे संभव कोटियां हो सकता है। इसी तरह से अगर बोला जाए किसी अवयव में 24 अवयव है, कितना है 24 अवयव। अगर ये 24 अवयव है, मेरा एक प्रकार से क्वेश्चन ये हो गया 24 अवयव। इसमें पूछा जा रहा है संभव कोटियों की संख्या, इसमें भी संभव कोटियों की संख्या। तो बोलिए 24 को तो हम लोग दर्शाएंगे, हो सकता है एक पंक्ति में 24 को लिख भी सकते हैं, 2 पंक्ति में 12, 3 पंक्ति में 8, 3 पंक्ति और 8 कॉलम बनाया जा सकता है, 4 पंक्ति और 6 कॉलम। कॉलम के बाद जो है, मतलब हमको ये देखना है कितने से मल्टीप्लाई करने पे 24 आ सकता है। तो 2 से 12 बार में, 3 से 8 बार में, 4 से 6 बार में, फिर ऐसा भी हो सकता है 6 से 4 बार में, 8 से 3 बार में। मतलब ये अब आगे वाला क्या दर्शाता है, आगे वाला पंक्ति 8 पंक्ति और 3 स्तंभ, 12 पंक्ति 2 स्तंभ। ऐसा भी हो सकता है 24 पंक्ति 1 स्तंभ। इसमें संभव कोटियों की संख्या कितना निकल गया,
तो संभव कोटियों की संख्या 1 2 3 4 4 4 8। इसी तरह हम लोग ज्ञात करेंगे। अगर संभव कोटियों की संख्या बोल दे तो आप लोग फिलहाल यहाँ तक रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करके इतना तैयार रखिएगा। उसके बाद जो फिर हम लोग जैसे इसके चैप्टर में आते हैं तो आपको आप जो है प्रश्नावली 3.1 बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जैसे मिलेंगे तो हम लोग प्रश्नावली 3.1 के साथ मिलेंगे। तो फिलहाल आप तब तक के लिए इतना रिवीजन करके रखिएगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।